साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आप लोग के पेपर में एक रिलेशन एंड फंक्शन है, वहाँ से कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठा लेता है या लॉन्ग भी उठा लेता है। तो जो आपके पेपर में फंस जाएगा वही टॉपिक आज डील करने वाले हैं। तो जहाँ से आपके पेपर में आने वाले हैं उसी पे बात करेंगे हम लोग। रिलेशन एंड फंक्शन के विषय में ज़रा सा समझ लेते हैं। थोड़ा सा अगर समझ लेते हैं तो इससे आपके पेपर में जो आने वाले चीज़ है सब आसानी से आप लोग करके आ जाइएगा। बिल्कुल कम समय में थोड़ा सा समझ लीजिएगा। अगर तो रिलेशन का तो बहुत सारा टाइप है, लेकिन उसमें से भी जो आपके पेपर में आने वाला है बस उसी का हम लोग जिक्र करने वाले हैं। तो यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल रिलेशन होता है जो आपके पूछने की संभावना है बिल्कुल कम रहता है। उसके बाद आते हैं इम्पैटी पे, उससे भी नहीं पूछता है। उसके बाद आते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये क्या? रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये एक ऐसा रिलेशन जिससे आपके पेपर में हर बार सवाल आते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन से। तो हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में समझेंगे होता क्या है। इस पर एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेंगे जिससे कि आपको जब पेपर में ये मिले तो आसानी से वहाँ सॉल्व कर पाएँ आप लोग। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को पहले समझने का प्रयास करते हैं क्या होता है। एक ऐसा रिलेशन जिस रिलेशन में x का रिलेशन x से बने उसी को रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोला जाता है। यानी कहने का अर्थ है x बिलोंग्स टू R फॉर ऑल a, ठीक है। डैट इज I को डैट इज बोलते हैं x रिलेशन x। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। एक ऐसा रिलेशन जिस रिलेशन में x का रिलेशन x से बन, मतलब स्वयं का रिलेशन स्वयं से बन जाए, उसी को हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। यानी कहने का अर्थ है कि a बराबर कोई आपके पास सेट दे दे 1 2 3 और कोई रिलेशन बना के आपको दे दे 1, 1 1 2 2 3 2 2 3 2, इस तरह का और भी बहुत सारा होगा। लेकिन इस तरह का कोई रिलेशन दिया, इसमें से कहे कि आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन को बताइए, तो हम कंडीशन क्या लिखवाएं कि x का रिलेशन x से बने उसी को रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि जिसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट मतलब दोनों आपस में इक्वल रहे तो उसी को रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। यानी x कोमा, तो यानी यहाँ आ जाएगा दोनों एक समान कौन कौन है बाबू, 1, 1 हो जाएगा, 2, 2 हो जाएगा, 3, 3 रहता। तो यानी कहने का अर्थ है कि रिफ्लेक्सिव में आप यही समझेंगे कि ये दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। ये दोनों यहाँ जो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में जिसको आप लिख रहे हैं वो दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो उसी को आप रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे। तो ये एक 4 ऑप्शन दे देगा, कहेगा इसमें से रिफ्लेक्सिव रिलेशन को पहचानिए। 4 ऑप्शन में से आपको टिक लगाना है कि कौन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो इसको आप आसानी से टिक लगा सकते हैं कि जिसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों आपस में इक्वल रहे उसी को रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोला जाता है। मतलब 1, 1 हो जाए, 2, देख रहे हैं पहला भी और दूसरा दोनों एक समान हो रहा है कि नहीं। 2, 2 में जो पहले पोजीशन पे है और दूसरे पोजीशन दोनों आपस में इक्वल हो रहा है। यही 3, 3 रहेगा, 4, 4 यानी 4 तो इसमें नहीं है, लेकिन अगर बाय द वे अगर रहता तो दोनों x और y कोऑर्डिनेट जब आपस में इक्वल हो जाए तो उसी को रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोला जाता है। तो ये वाला कंडीशन सिर्फ आप याद रखते हैं कि रिफ्लेक्सिव का x का रिलेशन x से बने बिलोंग्स टू R, मतलब ये जो रिलेशन दिया है उसमें ये रिलेशन बन कर रहना चाहिए। अब फॉर ऑल a, सेट a में 1 2 3 का जिक्र किया है तो इसमें रिलेशन जो बनेगा उसमें 1 2 3 ही नंबर आना चाहिए। 4 अगर दिखाई देता है तो जिसमें 4 रहेगा, जैसे इसमें 4, 4 लिख दें तो ये रिफ्लेक्सिव का एग्जाम्पल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेट a में 4 का जिक्र नहीं किया है, 4 का जिक्र नहीं किया है। तो यहाँ जो भी आएगा x और y कोऑर्डिनेट जब आपस में इक्वल हो जाए तो उसी को रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोला जाता है। अब हम लोग समझते हैं रिफ्लेक्सिव के बाद इसको हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन के विषय में जरा सा समझते हैं। SY सिमेट्रिक रिलेशन एक इसमें क्या कंडीशन था कि x का रिलेशन x से बनता था, लेकिन इसमें क्या होता है कि x का रिलेशन x के साथ नहीं बनता है। x का रिलेशन y से, तो y का रिलेशन x से होना चाहिए। तो इस तरह के कंडीशन को बिलोंग्स टू R लिख सकते हैं यहाँ।
अब फॉर ऑल ए, फॉर ऑल क्या लिखिएगा, लिख सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। मतलब x का रिलेशन y से तो y का रिलेशन x से। तो इसी एग्जाम्पल पे हम लोग समझते हैं कि एक ऐसा शब्द जिसी में बना लेते हैं 2,1 लिख लिए, एक ही बस। तो एक ऐसा रिलेशन जिसमें x का y से हो और पुनः y का x से बने, यानी यहाँ 1,2 लिखते हैं तो इसका फाइनल रिलेशन आपको 2,1 नजर आना चाहिए। यही जो होगा पलट के आपको मिल जाए। अगर कह दे कि इसमें से सिमेट्रिक रिलेशन कौन है, तो 1,2 तो 2,1 उसमें होना चाहिए। अगर 1,3 दे तो 3,1 भी होना चाहिए। फिर यहाँ दे रहा है 2,3, ये आपको 3,2 भी रिफ्लेक्सिव को पहले समझ लेते हैं। जिसमें x और y दोनों कोऑर्डिनेट इक्वल हो जाए उसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। x का रिलेशन x से, और सिमेट्रिक में क्या होता है x का y से तो y का x से होना चाहिए। 1,2 तो 2,1, 2,3 तो यही पलट के सेम यहाँ भी हो जाना चाहिए। तो इस तरह के रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। और एक बचता है जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है सिमेट्रिक के बाद, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, अब ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है, x का y से, x, y, फिर y, x, तो ये फाइनल आपको मिलेगा, सॉरी y, z, तो x, z होना चाहिए। तो इस तरह के रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। यानी ये पहला जो शुरू हो रहा है x, तो सेकंड आ रहा है y, तो दूसरा आपको y से स्टार्ट होना, यहाँ जो खत्म हो रहा है वही सेकंड यहाँ होना चाहिए। तो ये पहला और आखिरी बच जाता है। जैसे 1,2 रहे तो 2,1 होना चाहिए, सॉरी 2,3 भी हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। और उसके बाद इसमें क्या करेंगे, ये दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, तो इसको छोड़ दिए, इसमें का पहला और इसमें का आखिरी 1,3। तो इसमें आपको नजर आना चाहिए, तो हम तो ऐसे ही लिख दिए थे, यहाँ लिख देंगे 1,3। इसमें चूंकि बनेगा भी, 1 2 3 दिया तो 1,3 भी उसमें आएगा। तो x का रिलेशन y से तो y का रिलेशन z से, फाइनली x z होना, इसमें का पहला और इसमें का आखिरी रहेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। देख रहे हैं ना, ये 1,2, तो ये जहाँ खत्म हो रहा है सेकंड वाला वहीं से स्टार्ट हो रहा है ना 2 से, तो यहाँ दा रहा है आपको 3 तक। तो ये दोनों अगर कॉमन हो जा रहा है तो इसको और इसको ले लेंगे आप, तो ये आपको ट्रांजिटिव का रिलेशन हो गया। तो आप लोग याद कैसे रहेंगे, रिफ्लेक्सिव का x का रिलेशन x से बने तो उसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। सिमेट्रिक में क्या होगा, x को y से तो y का x से होना चाहिए। और ट्रांजिटिव में x, y, तो y पे खत्म रहे तो पुनः y, z। अब दोनों में y कॉमन हो जा रहा है तो छोड़ दीजिएगा, इधर का x और उधर का z, तो x, z बन जाता है। इस तरह का रिलेशन को आप ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव को अब आते हैं वो टाइप्स ऑफ फंक्शन। उस वही 3 आपको याद करके जाना है, अच्छे से समझ के जाना है। और यहाँ आएंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। 1 इंटू फंक्शन, यानी कहने का 1 कहने का जो अर्थ है, 1 से मतलब एक का रिलेशन, एक का रिलेशन एक के साथ बनना चाहिए। अगर 2 तरह का यहाँ कोई सेट A है और ये सेट B है, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, ठीक है बाबू। इसको A B लिख देते हैं। यहाँ भी आप चाहे तो बदल के लिखें, A B C D लिख देंगे, कुछ भी आप लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ A है तो ये भी A होगा, ये बदल के भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए 1 इंटू फंक्शन। 1 कहने से आपके जहन में आ जा रहा है एक का रिलेशन एक के साथ होगा। 1 शब्द अगर लग गया तो आपको जहन में बस एक ही शब्द रखना है कि कभी भी 1 का 2 से रिलेशन नहीं बनेगा, सिंगल से सिंगल का बनेगा। इसी को 1 इंटू फंक्शन बोला जाता है। और साथ ही साथ सेट बी में कुछ बच भी जाना चाहिए, तो इसी को आप 1 इंटू फंक्शन बोलेंगे। सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का सेट बी में बन जाना चाहिए इमेज, और साथ ही साथ सेट बी में कुछ बचना भी चाहिए। अगर यही कहता 1 अनटू फंक्शन, 1 अनटू फंक्शन, तो 1 अनटू फंक्शन में क्या होगा, सेम ऐसे ही कंडीशन होगा, सेट ए होगा और ये सेट बी होगा। ये आपका ए बी एक्स वाई, 1 लग गया तो एक ही से बनेगा। ये क्लियर हो गया कि 1 लग गया तो इसका अर्थ है एक का रिलेशन एक के साथ। और इसमें कंडीशन 1 अनटू फंक्शन में कंडीशन क्या होता है, सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज सेट बी में बन जाना चाहिए, और साथ ही साथ बी में कुछ बचना भी नहीं
चाहिए। तो इस तरह के कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, 1 1 अनटू फंक्शन बोलेंगे। अब 1 1 इंटू में क्या होता है, इसमें भी एक का एक के साथ बनता है, लेकिन यहाँ सेट बी में कुछ बचना चाहिए और यहाँ नहीं बचना चाहिए। अंतर को समझ गए। 1 1 1 1 कहने से अर्थ है कि सिंगल का सिंगल के साथ होगा, ठीक है ना। 1 का अर्थ है कि एक का रिलेशन एक ही के साथ कभी बन सकता है। तो इस तरह के कंडीशन को 1 1 इंटू फंक्शन बोलेंगे। अगर सेट बी में कुछ बच जाए तो वैसे कंडीशन को इंटू बोलेंगे, और सेट बी में न बचे तो अनटू बोलेंगे। अब मेनी लगा दे तो मेनी का अर्थ है कि सेट ए के 2 एलिमेंट का इमेज सेट बी में कहीं एक जगह बनना चाहिए। उसको भी देख लेते हैं। मेनी 1 इंटू फंक्शन, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी सेट ए रहेगा, इसमें भी सेट बी रहेगा, ए और बी, ए बी एक्स वाई जेड। तो इसमें क्या होता है बाबू, सेट ए के 2 एलिमेंट का इमेज, सेट ए के 2 एलिमेंट का इमेज देख रहे हैं ना, सेट ए के 2 एलिमेंट का इमेज सेट बी में कहीं एक जगह बनना चाहिए। सेट ए के 2 एलिमेंट का इमेज सेट बी में कहीं एक जगह बनना चाहिए, और फिर एक का सिंगल के साथ सिंगल बन जाना चाहिए। तो वैसे फंक्शन को मेनी 1 इंटू फंक्शन बोलेंगे। मेनी लगा देगा तो ये आपके जहन में एक ही बात होगा कि सेट ए में के 2 एलिमेंट का इमेज सेट बी में कहीं एक जगह बनना चाहिए, और साथ ही साथ सेट बी में एक बचना भी चाहिए, एक या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो सेट देख रहे हैं ना, मेनी लगाने का अर्थ है कि सेट ए के 2 एलिमेंट का इमेज सेट बी में कहीं एक जगह बन रहा है, और साथ ही साथ एक और जो सी बचा था उसका सिंगल बन जाना चाहिए। सिर्फ डबल बना के आप छोड़ देते हैं तो गलत हो जाएगा। एक सिंगल से सेट ए के 2 एलिमेंट का इमेज सेट बी में कहीं एक जगह होना चाहिए, और साथ ही साथ एक जो बच गया उसका सिंगल के साथ हो जाना चाहिए, और बी में एक बचना भी चाहिए। थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर देखते हैं। तो यहाँ ये आपका सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, ये ए बी सी एक्स वाई जेड, ये आप चाहें तो और कुछ लिख सकते हैं, यहाँ ए भी बना सकते हैं। अब मेनी लगा है तो सेट दूगो का बनेगा बाबू, सेट ए के 2 एलिमेंट का इमेज सेट बी में कहीं एक जगह, और साथ ही साथ एक जो आपको बच रहा है एक के साथ, जैसे देखिए इस दोनों चारों यहाँ आपको नजर आने लगा। 1 1 इंटू फंक्शन में क्या होता था कि सेट ए के 2 एलिमेंट का इमेज सेट बी में सिंगल बनता था, साथ साथ बी में बचता था। अब मेनी 1 अनटू में क्या होता था, दोनों का सिंगल बनेगा लेकिन बी में नहीं बचेगा। और मेनी 1 इंटू में क्या होगा, मेनी लगा दिया तो 2 गो का एक जगह बनना चाहिए, देख रहे हैं ना, और साथ साथ बी में एक बचना भी चाहिए। अब मेनी 1 अनटू में क्या होता था, इसमें भी नहीं बचता था अनटू में, और यहाँ भी अनटू लगा है तो नहीं बचेगा, देख रहे हैं ना। तो लेकिन मेनी कहीं के अनटू में बचेगा नहीं, 1 1 के साथ हो चाहे मेनी के साथ हो, याद रखिएगा अनटू में नहीं बचता है, वो आप मेनी के साथ लिखें चाहे 1 1 के साथ। तो 1 1 कहने से सिंगल के साथ हो जाएगा, बी में नहीं बचेगा। अब मेनी के साथ सेट ए के 2 एलिमेंट का इमेज सेट बी में एक जगह हो जाना चाहिए, और साथ ही साथ बी में बचना भी नहीं चाहिए। तो इसको आप बोलेंगे मेनी 1 अनटू फंक्शन। इस तरह के प्रॉब्लम आपके पेपर में आते हैं तो आप कैसे करेंगे, खूब अच्छे से समझ के जाएंगे इसको। पोजीशन ऑफ फंक्शन, तो इसमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में प्रॉब्लम आपके पेपर में पूछने के चांस ज़्यादा है। यहाँ से अगर आपके पेपर में आ जाता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन तो कैसे निकालेंगे, इसमें डायरेक्ट हम आपको प्रॉब्लम बता रहे हैं। इसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल पर्सन समझे ना समझे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ने वाला, प्रॉब्लम को समझना सबसे इम्पोर्टेंट। एफ एक्स इक्वल टू दे दे कॉस एक्स, अगर जी एक्स बराबर दे दे 3x स्क्वायर, तब आपसे कहे कि गॉफ निकालिए, फाइंड गॉफ एंड फॉग। तो देखिए गॉफ अगर निकालते हैं आप, गॉफ आप निकालना शुरू किए तो एफ के साथ एक्स लिखा है तो एक्स का ही फंक्शन होगा, तो वो हटेगा तो क्लोज इंटरवल आ जाएगा। एफ एक्स का वैल्यू क्या है, यहाँ कॉस एक्स है। तो ये जो समझिए कि ये आप एक्स बराबर दिया है, क्या दिया है,
x बराबर दिया है, बगल में क्या लगा है g। तो अब g में जहाँ जहाँ x है g के मान में वहाँ इसको वैल्यू को, यहाँ g x का वैल्यू 3x² है, तो समझे कि x के वैल्यू अगर 5 है तो यहाँ 5 का स्क्वायर करते, यहाँ अगर 10 रहता तो 10 का स्क्वायर करते। तो यहाँ x के जगह पर क्या है cos x है, तो cos x का स्क्वायर लिखेंगे। तो g में ये जहाँ दिया है 3 इंटू, अब x का वैल्यू है ये g लगा है, तो इसीलिए cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर यही कहे कि फॉग निकालिए तो g के साथ x का फंक्शन है, तो f gx लिखिएगा। gx का वैल्यू क्या है 3x², अब बगल में f लगा है, तो समझेंगे सब टोटली x बराबर दिया है, आप समझिए। अब f में जहाँ जहाँ x होगा इस सब वैल्यू को उठाए पुट कर देंगे, तो f का वैल्यू क्या है cos x है, तो x के पोजीशन पे ये टोटल उठा के ले जाकर रख दीजिएगा। cos x का मान है 3x², ये आंसर हो गया। तो इस तरह का प्रॉब्लम आपके पेपर में आता है तो गॉस फॉग आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्वर्सिबल फंक्शन क्या होता है, इसको हिंदी में हम लोग प्रतिलोम फलन बोलते हैं। तो इन्वर्सिबल फंक्शन कभी कभी आपका ऑब्जेक्टिव पेपर में पूछ देता है कि कौन ऐसा फंक्शन है जिसका हम लोग इन्वर्सिबल निकाल सकते हैं, कौन ऐसा फंक्शन है जिसका इन्वर्सिबल निकालना पॉसिबल है। इस तरह का अगर प्रॉब्लम आपके पेपर में आ जाता है तो आपको बस एक ही चीज़ हमेशा निकालना है कि 1 1 फंक्शन का ही सिर्फ आप इन्वर्सिबल निकाल सकते हैं। अगर इन्वर्सिबल निकालना है आपको तो 1 1 फंक्शन का ही इन्वर्सिबल निकालना पॉसिबल है, बाकी फंक्शनों का आप इन्वर्सिबल नहीं निकाल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 1 1 फंक्शन का ही आप इन्वर्सिबल निकालना पॉसिबल है आप लोग के पास। तो अगर इन्वर्सिबल निकालना है, हर साल सबसे पहले आपके पेपर में अगर पहला क्वेश्चन कोई रहेगा तो यही रहेगा कि इन्वर्सिबल आप कैसे निकालेंगे। तो देखेंगे एक प्रॉब्लम हम आपको बता रहे हैं इस पे, जो आपके पेपर में आने की प्रबल संभावनाएं हैं इस तरह के प्रॉब्लम का। f(x = 2x + 3) फाइंड इन्वर्सिबल। ठीक है बाबू, f(x = 2x + 3) कह रहा है इसका इन्वर्सिबल निकालिए। तो इन्वर्सिबल निकालने के लिए 1 1 फंक्शन होना अनिवार्य है, तभी आप इन्वर्सिबल निकाल सकते हैं। तो इन्वर्सिबल आप ऑब्जेक्टिव पूछता है तो सबसे ऑब्जेक्टिव 2 लाइन में बना सकते हैं। अगर यही लॉन्ग में पूछता है तो गॉस आइडेंटिकल फॉग होना चाहिए। तो इस तरह का कंडीशन बनेगा तभी आप इन्वर्सिबल निकाल सकते हैं। यानी गॉस फॉग अगर निकालते हैं आइडेंटिकल गॉफ होना चाहिए। अगर g के साथ x का फंक्शन, f के साथ अगर आप x का फंक्शन लेके चलते हैं तो g के साथ क्या होना चाहिए, अगर f के साथ x का फंक्शन लेके चलें तो गॉफ निकालें तो x आना चाहिए। अब फॉग के साथ अगर आप y का फंक्शन लेके चलते हैं तो y सिर्फ आना चाहिए। यानी गॉफ आइडेंटिकल फॉग आएगा तभी आप इन्वर्सिबल निकाल सकते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको अगर दे दे तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, लेट y = fx कर दीजिएगा। y = fx का वैल्यू क्या है 2x + 3 है, तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो x = y - 3/2। तो ये आपका y के फॉर्म में चला गया तो ये gy हो गया। ठीक है बाबू, अगर इन्वर्सिबल निकालना है तो डायरेक्ट यहीं आप टिक लगा दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि इसका इन्वर्सिबल बताइए कितना है इन्वर्स, तो क्या कीजिएगा y के फॉर्म में लिख दीजिएगा। ये नहीं कि x के फॉर्म में सवाल दिया है तो आंसर इसको x के फॉर्म में दीजिएगा, ऐसा नहीं। लेट y = fx मानिएगा। और ये ऑप्शन 2 तरफ से देगा, एक ऐसे भी देगा x - 3/2, तो ये कभी नहीं हो सकता है। जब होगा तो y - 3/2, क्योंकि x में रहेगा तो y के फॉर्म में देगा, y में रहेगा तो x के फॉर्म में देगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम आपके सामने आ जाता है तो गॉफ आइडेंटिकल फॉग भी निकालना पड़ेगा। अब यहीं से ऑब्जेक्टिव रहेगा तो यहीं टिक लगा के छोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर लॉन्ग में पूछता है तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप गॉफ निकालिएगा। गॉफ तो f के साथ किसका फंक्शन दिया है, x का, तो यहाँ हमने fx नोट कर दिया। fx का वैल्यू क्या है 2x + 3 है। अब बगल में g लगा है, तो ये सब समझिए कि g में जहाँ जहाँ g तो y का फंक्शन y के फॉर्म में, इसीलिए y को इसको माने हैं। तो इसमें अब समझिए कि y का वैल्यू है, g अगर y के रूप में है तो समझेंगे टोटल किसका वैल्यू है y, तो y में ले जाकर पुट कीजिएगा। तो यहाँ y - 3/2, तो y के जगह पर 2x + 3 रखेंगे -3/2, 3 से 3 कैंसिल, 2x/2, यानी सिर्फ x बच गया। गॉफ x = x। अब का निकालिएगा फॉग,
तो इसे यहाँ हमने y का फंक्शन लेकर चला, तो जी वाई हो जाएगा। और जी वाई का वैल्यू क्या है, जी वाई का वैल्यू है आपके पास y माइनस 3/2। अब बगल में f है, तो f में इस वैल्यू को उठा के ले जाकर रखेंगे। अब f ये रहा, तो ये x का वैल्यू है, टोटल किसका वैल्यू, यहाँ जो दिया है x का वैल्यू, तो f में अब जहाँ 2 इंटू वाई माइनस 3/2 प्लस 3, 3 से 3 2 से 2 कैंसिल, y माइनस 3 प्लस 3। देखे ना, यहाँ x का फंक्शन लेके चले तो x आ गया कैंसिल आउट होके, यहाँ y का फंक्शन लेके चले तो y आ गया। तो यहाँ लिखेंगे कि गॉफ इक्वल टू फॉग इक्वल टू आइडेंटिकल। तो अब लिखिएगा नाउ y इक्वल टू एफ एक्स, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, f इनवर्स y, और x का वैल्यू क्या निकाले हैं, y माइनस 3/2, तो f इनवर्स y इक्वल टू ये आपका आंसर। अगर लॉग में पूछेगा तो इतना आप प्रोसेस करेंगे, ऑब्जेक्टिव सिर्फ रहेगा इन्वर्स कहेगा तो इतना y लेट करके y का फॉर्म इस यही आपका वैल्यू हो जाएगा हमेशा। ठीक है, तो यहाँ से रिलेशन और फंक्शन में इतना ही आपके पेपर में छपने की संभावनाएं हैं। अब नेक्स्ट वीडियो आप लोग का एक वेक्टर और 3D वेक्टर का सिर्फ आएगा, इसके बाद तो वहाँ एक प्रोबेबिलिटी का आएगा जो इम्पोर्टेंट है, कल आपको मिल जाएगा वो। इस चीज़ को आप देखिए, खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। 10-15-20 मिनट का वीडियो है, यहाँ से पढ़ लीजिएगा, 3-4 नंबर आसानी से आपको मिल जाएगा इसी वीडियो से। इससे बाहर आपको पेपर में नहीं छपेगा। तो जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक कमेंट करें। अगर